आज हम 18वीं सदी के भारत की पड़ताल कर रहे हैं। ये वो दौर है जब मुगल सल्तनत की जो शानदार इमारत थी वो ढह रही थी और हर तरफ से नई नई ताकतें उस खाली जगह को भरने के लिए सिर उठा रही थीं। बिल्कुल, एक उथल पुथल का दौर। हाँ, हमारे हाथ में बिपिन चंद्रा की किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का एक अध्याय है और हमारा मकसद है इस दौर को समझना। ये नई रियासतें कौन थी? हाँ, कौन थी, इनकी ताकत क्या थी और वो कौन सी कमजोरियां थीं जिनका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बाजी मार ली। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो मुगल साम्राज्य के मलबे पर सबसे पहले कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए? देखिए, ये समझना जरूरी है कि मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से एक राजनीतिक शून्य तो बना, लेकिन वो खाली नहीं रहा। अच्छा। उससे भरने के लिए बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा जैसी कई बड़ी और छोटी शक्तियां तेजी से उभरी। मतलब एक साथ कई सारे दावेदार। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ तो मुगल गवर्नरों ने ही बनाई थी, जिन्होंने दिल्ली का हुक्म मानना बंद कर दिया, और कुछ वो थी जो सीधे सीधे मुगलों के खिलाफ बगावत करके खड़ी हुई थी। तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं जो सिस्टम के अंदर के लोग थे लेकिन फिर बागी हो गए। हैदराबाद, बंगाल और अवध। हैदराबाद की कहानी कैसे शुरू हुई? हैदराबाद की नींव रखी निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने 1724 में। वो मुगल दरबार के सबसे ताकतवर अमीरों में से एक थे। लेकिन वो दिल्ली की रोज रोज की साजिशों और दरबार की राजनीति से इतने तंग आ गए कि सब कुछ छोड़कर दक्कन वापस चले गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और कुशल प्रशासन की नींव रखी। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। स्रोत कहता है कि उन्होंने कभी खुले तौर पे अपनी आजादी का ऐलान नहीं किया। नहीं किया। मतलब वो दिल्ली के बादशाह को नजरअंदाज करके जंग लड़ रहे हैं, दूसरे राजाओं से संधियां कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जागीरें बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम तो आपके ही गवर्नर हैं। हाँ, ये तो एक तरह का राजनीतिक ड्रामा हुआ ना। बिल्कुल, और यही उस दौर की सच्चाई थी। आप कागज पर मुगल बादशाह के वफादार हैं, लेकिन जमीन पर आप ही बादशाह हैं। अच्छा। निजामुल मुल्क इसी खेल के माहिर थे, और उनकी एक और खासियत थी हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति। उनके एक दीवान पूरनचंद एक हिंदू थे। लेकिन ये स्थिरता ज्यादा दिन नहीं चली। नहीं, 1748 में उनकी मौत के बाद हैदराबाद भी उसी आपसी फूट और साजिशों का शिकार हो गया जो दिल्ली को कमजोर कर चुकी थी। और शायद इसी फूट का फायदा दूसरों ने उठाया। कर्नाटक का मामला भी तो हैदराबाद से जुड़ा होता है ना? हाँ, कर्नाटक तकनीकी तौर पर हैदराबाद के निजाम के नीचे आता था, लेकिन जैसे निजाम दिल्ली से आजाद हो गए थे, वैसे ही कर्नाटक के नवाब ने भी हैदराबाद से खुद को आजाद समझ लिया। मतलब आजादी की एक चेन बन गई। हाँ, और अपना पद पुश्तैनी बना लिया। 1740 के बाद तो वहां नवाब बनने के लिए इतनी लड़ाइयां हुई कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों को सीधे सीधे भारतीय रियासतों की राजनीति में दखल देने का सुनहरा मौका मिल गया। हैदराबाद की कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन बंगाल, वो तो उस दौर का सबसे अमीर सूबा था। वहां के नवाबों ने अपनी आजादी कैसे हासिल की? रास्ता काफी मिलता जुलता था, लेकिन बंगाल के शुरुआती नवाब जैसे मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खान कमाल के प्रशासक थे। अच्छा। मुर्शिद कुली खान ने सरकारी खर्चों में भारी कटौती की, बंगाल के पूरे फाइनेंस सिस्टम को सुधारा और एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे राजस्व खेती यानी रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। रेवेन्यू फार्मिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब था कि सरकार टैक्स वसूलने का ठेका सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को दे देती थी। इससे सरकार को तो एक मुश्त पैसा मिल जाता होगा, लेकिन किसानों का क्या? वहीं पे तो बात है। और ये भी है कि उन्होंने गरीब किसानों को खेती के लिए तकावी नाम का कर्ज भी दिया। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती थीं? एक तरफ मदद, दूसरी तरफ सख्ती। यही तो विरोधाभास है। वो किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन जब टैक्स वसूलने की बारी आती थी तो वो बेहद क्रूर थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कई पुराने जमींदार बर्बाद हो गए और उनकी जगह सूद पर पैसा देने वाले महाजनों और बैंकरों ने ले ली। लेकिन एक अच्छी बात भी थी। हाँ, एक बात माननी होगी, उन्होंने नौकरियों में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया। ज्यादातर बड़े पदों पर बंगाली ही थे, जिनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो फिर इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद बंगाल अंग्रेजों के हाथ में इतनी आसानी से कैसे चला गया? गलती कहाँ हुई? उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या? उन्होंने व्यापार को तो खूब बढ़ावा दिया, सड़कें सुरक्षित की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती फौजी ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
उन्हें खतरा महसूस ही नहीं हुआ। नहीं। उन्हें लगा कि ये बस व्यापारियों की एक कंपनी है जो उनके सत्ता के लिए खतरा नहीं बन सकती। उन्होंने कभी एक मजबूत और आधुनिक सेना बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। सेना कितनी बड़ी थी उनकी? मुर्शिद कुली खां की पूरी सेना में सिर्फ 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। बस। हाँ, इसी गलती का खामियाजा 1757 में प्लासी की लड़ाई में सराजुद्दौला को भुगतना पड़ा। तो बंगाल की तरह ही अवध भी एक ऐसा सूबा था जहां मुगल गवर्नर ने धीरे धीरे अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी कर ली। यहाँ कहानी शुरू होती है सादत खान से। काफी मिलती जुलती कहानी है। सादत खान को 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया। उन्होंने भी आते ही ताकतवर और बागी जमींदारों को काबू में किया। एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी और उनकी नीतियां भी धर्मनिरपेक्ष थी। हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर के मौके दिए गए। और उनके बाद सफदरजंग के दौर में तो लखनऊ कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। हाँ, जो दिल्ली को टक्कर देने लगा था। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। स्रोत बताता है कि ये सभी संस्थापक निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सादत खां, ये सब अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही ऊंचे नैतिक आदर्शों वाले और सादा जीवन जीने वाले लोग थे। ये कैसे मुमकिन है? मतलब दरबार में हर तरह की साजिश और राजनीति और घर पर एकदम आदर्श इंसान। ये उस दौर की राजनीति का एक अनोखा पहलू है, कह सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में ये शासक अपने मकसद के लिए धोखाधड़ी, साजिश और यहाँ तक कि विश्वासघात करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। अच्छा। लेकिन उनकी निजी जिंदगी इसके ठीक उलट बेहद अनुशासित और सरल थी। शायद वो इसे राजधर्म का हिस्सा मानते थे कि राज्य को बचाने के लिए हर हथकंडा जायज था। बिल्कुल। तो ये तो हुई उन राज्यों की बात जो मुगल सिस्टम के अंदर से ही पैदा हुए। लेकिन उन ताकतों का क्या जो सीधे सीधे मुगलों को चुनौती देकर या उनसे लड़कर उभरी? हाँ, उनकी ऊर्जा एक अलग ही तरह की थी। मैसूर का नाम इसमें सबसे पहले आता। बिल्कुल। मैसूर की कहानी हैदर अली से शुरू होती है, जो एक बहुत ही मामूली सिपाही के बेटे थे, लेकिन अपनी हिम्मत और जबरदस्त सैन्य सूझबूझ के दम पर वो 1761 तक मैसूर के असली शासक बन बैठे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना? नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि भविष्य की लड़ाई पुराने तरीकों से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने पश्चिमी सैन्य ट्रेनिंग के महत्व को समझा और 1755 में ही फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना लगा दिया था। और उनके बेटे टीपू सुल्तान तो उनसे भी 2 कदम आगे थे। बिल्कुल। उन्हें एक सच्चा इनोवेटर कहा जा सकता है। नया कैलेंडर, सिक्कों की नई प्रणाली, नापतोल के नए पैमाने। और तो और वो फ्रांस की क्रांति में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। हाँ, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ लगाना और जैकोबिन क्लब का सदस्य बनना, ये सब उस जमाने के किसी भारतीय शासक के लिए सोचना भी मुश्किल था। और टीपू की सबसे बड़ी और अनोखी सोच ये थी कि वो समझते थे कि फौजी ताकत बिना आर्थिक ताकत के अधूरी है। ये बात उस वक्त के ज्यादातर भारतीय शासक नहीं समझ पाए। उन्होंने विदेशों में अपने दूतावास भेजे ताकि व्यापार बढ़ सके, और यहाँ तक कि यूरोपीय कंपनियों की तर्ज पर एक सरकारी ट्रेडिंग कंपनी बनाने की भी कोशिश की। लेकिन टीपू पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एक धार्मिक कट्टरपंथी थे। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? जो तथ्य हमारे सामने हैं वो इस कहानी को सही नहीं मानते। 1791 में जब मराठा सैनिकों ने श्रृंगेरी के मशहूर मंदिर को लूटा और शारदा देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, तो टीपू ने मंदिर को दोबारा बनाने और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पैसा दिया। अच्छा। और मशहूर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तो उनके महल से बस 100 गज की दूरी पर था। ये तथ्य एक बहुत अलग तस्वीर पेश करते हैं। मैसूर वाकई एक असाधारण राज्य था, लेकिन अगर 18वीं सदी की किसी एक भारतीय ताकत की बात करें जिसमें मुगलों की जगह लेने का दम था, तो वो शायद मराठा थे। हाँ, बिल्कुल। क्या वो वाकई दिल्ली पर राज कर सकते थे? निश्चित रूप से उनमें ये क्षमता थी। वो अकेली ऐसी शक्ति थे जो मुगल साम्राज्य के पतन से बने शून्यों को भर सकती थी। शिवाजी के पोते शाहू के समय में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति अपने शिखर पर पहुंची, खासकर बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर। हाँ, बहुत जबरदस्त। उनके दौर में मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक फैल गया था। तो फिर चूक कहाँ हो गई? इतनी बड़ी ताकत बिखर कैसे गई? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी अपनी एकता की कमी थी। मतलब अंदरूनी फूट। हाँ,
मराठा सरदार जैसे पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले, इन सब की अपनी अपनी सेनाएं और अपने अपने हित थे। वो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसी का नतीजा था पानीपत। सही। इसी फूट का नतीजा था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी भयानक हार। पानीपत की लड़ाई के बारे में एक स्रोत में एक बहुत जबरदस्त लाइन है। हाँ, बल्कि ये तय किया कि कौन राज नहीं करेगा। बिल्कुल, इस एक लाइन में सब कुछ छुपा है। ये तो बहुत गहरी बात है। मराठों की हार ने ये साफ कर दिया कि वो अब अखिल भारतीय शक्ति नहीं बन सकते, और इस हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पैर फैलाने का बेशकीमती मौका दे दिया। असल में मराठों की विफलता का एक और बड़ा कारण था। वो उसी पुराने जमींदारी वाले सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर चल रहे थे जिस पर मुगल चल रहे थे। मतलब कोई नया सिस्टम नहीं बनाया, कोई नई तकनीक, नया विज्ञान या नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश ही नहीं की। मराठों के अलावा उत्तर भारत में राजपूत, जाट और सिख भी तो थे। उनका क्या हाल था? राजपूत राज्य ज्यादातर आपस में ही लड़ने झगड़ने और घेर युद्ध में फंसे हुए थे, लेकिन उनमें एक असाधारण शासक जरूर हुए, आमेर के राजा सवाई जयसिंह। वो तो खगोल शास्त्री भी थे। हाँ, वो एक काबिल राजनेता और सुधारक तो थे ही, साथ ही एक महान खगोल शास्त्री भी थे। अरे हाँ, उन्होंने ही तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में जंतर मंतर बनवाए थे। एक राजा जो तारों और ग्रहों की चाल समझ रहा हो, ये तो कमाल है ना? और जाटों की क्या कहानी थी? जाटों ने दिल्ली के पास भरतपुर में अपना एक मजबूत राज्य बनाया। इसके सबसे महान शासक थे सूरजमल, जो इतने बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थे कि उस दौर के एक इतिहासकार ने उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो तक कह दिया। और सिख, वो एक बड़ी ताकत कैसे बने? गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाका समुदाय में बदल दिया था। उसी नींव पर आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह ने 18वीं सदी के अंत में पंजाब में एक बहुत शक्तिशाली राज्य खड़ा किया। उनकी फौज के बारे में कहते हैं कि हाँ, कहा जाता है कि रंजीत सिंह की फौज उस समय एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहली बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और उनका प्रशासन भी धर्मनिरपेक्ष था। उनके सबसे खास मंत्री थे फकीर अजीजुद्दीन, जो एक मुसलमान थे। ये तो हुई राजा नवाबों और उनके लड़ाइयों की बात। लेकिन इन सब के बीच एक आम किसान, कारीगर या व्यापारी की जिंदगी कैसी चल रही थी? ये विरोधाभासों का भारत था। कैसे? एक तरफ राजाओं, नवाबों और अमीरों की बेपनाह दौलत और शान शौकत थी, तो दूसरी तरफ था एक आम किसान जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। खेती की तकनीक बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन किसान अपनी मेहनत से किसी तरह फसल उगाते थे और उस फसल का बड़ा हिस्सा राजा, जमींदार या जागीरदार टैक्स के रूप में ले जाते थे। लेकिन भारत के बने सामान, खासकर कपड़ों की तो पूरी दुनिया में धूम थी। व्यापार कैसा चल रहा था? व्यापार जबरदस्त था। भारत उस समय सूती और रेशमी कपड़ों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था। मसाले, नील, शोरा भी बाहर भेजा जाता था। और बदले में सोना चांदी आता था? हाँ, हम जितना सामान बाहर से मंगाते थे उससे कई ज्यादा बेचते थे, इसलिए सारा सोना चांदी खिंचकर भारत चला आता था। तभी तो भारत को कीमती धातुओं का सिंक कहा जाता था। रूस के जार पीटर द ग्रेट का एक जिक्र है। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, याद रखो, भारत का व्यापार ही दुनिया का व्यापार है। जो इस पर कब्जा कर लेगा वो यूरोप का शहंशाह बन जाएगा। अगर सब इतना अच्छा था तो फिर अर्थव्यवस्था में समस्या कहाँ थी? समस्या थी अंदरूनी। लगातार लड़ाइयों और लूटपाट की वजह से व्यापार के रास्ते असुरक्षित हो गए थे। और टैक्स? हाँ, हर छोटे बड़े राजा ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए व्यापारियों पर भारी चुंगी और टैक्स लगा दिए थे, जिससे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माल ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया था। समाज का क्या हाल था? समाज भी बटा था। जाति व्यवस्था तो थी ही, मुसलमानों में भी शरीफ यानी ऊंचे वर्ग और अजलफ यानी नीचे वर्ग जैसे भेद थे। और इस तस्वीर में महिलाओं की जगह कहाँ थी? ज्यादातर जगहों पर उनकी स्थिति पुरुषों के अधीन ही थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियां आम थीं। सती प्रथा भी थी। हाँ, खासकर उत्तर भारत के ऊंचे तबकों में सती प्रथा और विधवाओं की दयनीय हालत जैसी सामाजिक बुराइयां भी थीं। लेकिन इसी दौर में हमें अहिल्याबाई होलकर जैसी शासक भी मिलती हैं, जिन्होंने इंदौर पर 30 साल तक बहुत कामयाबी से राज किया। अब बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति की।
क्या इस राजनीतिक उथल-पुथल का असर इन पर भी पड़ा? शिक्षा के मामले में हम दुनिया से, खासकर पश्चिम से बहुत पीछे छूट गए थे। अच्छा। हमारी पढ़ाई लिखाई साहित्य, धर्म, दर्शन और कानून तक ही सीमित थी। विज्ञान, तकनीक, भूगोल जैसे विषयों पर कोई ध्यान नहीं था। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। लेकिन कला और साहित्य तो जिंदा रहा होगा। हाँ, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चित्रकारी में कांगड़ा और राजपूत जैसी नई शैलियां सामने आईं और 18वीं सदी की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन थी उर्दू भाषा और शायरी का विकास। मीर, सौदा, नजीर। हाँ, ये सभी महान शायर इसी दौर में हुए। दक्षिण में मलयालम साहित्य और कथकली नृत्य का भी खूब विकास हुआ। तो फिर सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिसे हम देख नहीं पाए? सबसे बड़ी कमजोरी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में थी। हमारे शासकों ने यूरोप से बंदूकें, तोपें और मिलिट्री ट्रेनिंग तो ली, लेकिन उन्होंने उस वैज्ञानिक सोच को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जिसके दम पर यूरोप ये सब बना रहा था। और ये पिछड़ापन भारी पड़ा। हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में यही पिछड़ापन आखिर में हमारी हार का एक बड़ा कारण बना। लेकिन एक पहलू बहुत सकारात्मक था, आम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम संबंध। वो कैसे थे? राजा नवाब भले ही सत्ता के लिए लड़ते थे, लेकिन उनकी राजनीति धर्म के नाम पर नहीं होती थी। आम हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे और मिलकर रहते थे। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो 18वीं सदी के भारत की क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये वाकई एक अंधकार युग था जैसा कुछ लोग कहते हैं? नहीं, अंधकार युग कहना बिल्कुल गलत होगा। ये एक बेहद जटिल, ऊर्जा से भरा और गतिशील दौर था। एक तरफ पुरानी व्यवस्था टूट रही थी, तो दूसरी तरफ नई नई रियासतें अपने अपने तरीके से कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। हमारे पास शानदार शासक थे, काबिल प्रशासक थे, बहादुर सेनापति थे। अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से बहुत मजबूत थे तो कुछ कमजोर पड़ रहे थे। समाज में भी विरोधाभास था। हाँ, एक तरफ सहिष्णुता थी तो दूसरी तरफ कड़े सामाजिक नियम भी थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अपनी अंदरूनी चुनौतियों से ही जूझ रही थी और शायद इसीलिए वो उस बाहरी खतरे को ठीक से समझ ही नहीं पाई जो समुद्र के रास्ते आ रहा था। ये बात तो साफ है कि व्यक्तिगत प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। टीपू सुल्तान का इनोवेशन हो, सवाई जयसिंह की वैज्ञानिक दृष्टि हो या फिर बाजीराव की सैन्य प्रतिभा। हाँ, लेकिन फिर भी ये सब एक एक करके नाकाम हो गए। और यहीं पर हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सोचने की बात है कि इन राज्यों का पतन क्या उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों जैसे आपसी फूट, सामाजिक पिछड़ापन और नई सोच की कमी के कारण ज्यादा हुआ, या फिर वो एक ऐसी बाहरी ताकत यानी यूरोपीय कंपनियां से हार गए जिसकी बनावट, ताकत और इरादों को वो उस समय ठीक से समझ ही नहीं पाए थे।